नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर को आगे की ओर चलते हैं। लेके हमने अपने कल इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किस प्रकार का क्लाइमेट वगैरह बारे थे। आज हम जो क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन जो क्लाइमेट को फैक्टर करने वाले जो है फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। There are 6 major control the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea and ocean currents and the relief features. देखिए, यदि हम बात करें किसी भी देश की या फिर किसी भी प्लेस की बात कर सकते हैं, तो उसके जो क्लाइमेट को जब हम प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या 6 चीज़ें शामिल की जाती हैं। हम उसके अंदर बात करते हैं उसका अक्षांश, उसकी ऊंचाई, उसका प्रेशर और हमारी जो है पवनों की जो दिशा किस प्रकार से है। उसके बाद है वो समुंदर से कितनी दूरी पर है और समुद्री धाराएं होती हैं और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का, टोपोग्राफी किस प्रकार की उस देश की तो या उस प्लेस की, तो ये प्रभावित करते हैं। ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर्स जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। जिस प्रकार से हमें जानते हैं कि जो एक तो क्या पृथ्वी घूम रही है और दूसरा आप सभी जानते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण क्या देखने को मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि घूमने की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए शब्द अलग से होता है। इसके लिए शब्द स्लैंटिंग शब्द होता है, थोड़ा सा तिरछा होता जाता है, यानी कि तिरछी है। आप कह सकते हैं कि भी झुकी हुई है, हम ये मान लेते हैं जैसे 23.5 डिग्री के एंगल पे जो झुकी हुई है ना, उसकी वजह से क्या जो सोलर एनर्जी है, मान लीजिए हम तो क्या पृथ्वी को ऐसे दिखाते हैं आपको, जबकि पृथ्वी को बताया इस प्रकार से बताया जाता है कि वो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई इस प्रकार से। ये पूरी गोल भी नहीं है, ओवल शेप या जियोइड शेप में आपको आकृति उसकी देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से जो इक्वेटर होते हैं तो सभी को पता है इक्वेटर के ऊपर जो है सारा का सारा साल जो है सन की रेस सीधी गिरती है, जबकि क्या है पोल्स की तरफ ये स्लैंटिंग होती जाती है, यानी कि तिरछी हो जाती है। इनको लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको एक क्लाइमेट आपको क्या थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, टेम्परेचर मानने कम देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद हम यदि बात करते हैं आगे की तरफ, एज वी वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीज। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर्स। उसके बाद जो दूसरी बात है कि जब हम भी बात करते हैं कि जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है हमारा घटता जाता है, क्योंकि आपको सभी को पता है हवा क्या है, आपको एयर प्रेशर आपको कम देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। और क्या देखने को मिलेगा इसके साथ साथ क्या कि हवा जो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और हल्की होती है। इसलिए वैसे आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ देखते हैं तो टेम्परेचर आपका क्या होता है घटता जाता है, जैसे आपको सभी को पता है इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। उसके बाद है कि आपको सभी को पता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं कि गर्मियों का जब मौसम होता है तो पर्वतीय क्षेत्र आपको ठंडे देखने को मिलेंगे, चाहे कभी भी चले जाएँ वो तो ठंडे ही देखने को मिलेंगे, सिंपल सी बात है। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस दैट इज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। The sea exerts a moderating influence on the climate as the distance from the sea increases. It moderate influence decrease and the people of experience extreme weather condition। देखो उसके बाद जो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर सिस्टम है, जैसे एयर प्रेशर की बात करेंगे और विंड सिस्टम है, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रकार के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर आते हैं। सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं लैटिट्यूड्स की बात में आप कन्फर्म कर सकते हैं, जैसे कि इक्वेटर के पास 23.5 डिग्री के आसपास आपकी परमानेंट विंड्स दौड़ती हैं, ट्रेड विंड्स। उसके अंदर आपका एग्जांपल है वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, तो वो क्या है आपको प्रभावित करती हैं, वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करेंगी और ये प्रभावित करेंगी साथ के साथ उस प्लेस के रेनफॉल को भी। इसके अलावा क्या है कि जो प्लेस क्या है सी के आसपास रहते हैं वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वो हम आपको कई बार से बता रहे हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होगा। इसके साथ साथ जितना आप तट से दूर चले जाएंगे समुंदर से तो आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिल जाए। जैसे कि हम सीजन पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस के अंदर, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर में जो है अंतर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ चले जा रहे हैं तो अंदर की ओर टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, उसमें क्या है आपको विभिन्नता, उसको रेंज ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है, वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा भाई।
इसी को हम एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि जब गर्मी आएंगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इन प्लेसेस के अंदर, जब सर्दी आएंगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, जबकि इन प्लेसों में इस प्रकार की कोई विशेषता आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस कंडीशन इज़ नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी। इट इज़ अ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ओशियन करंट along with the onshore winds affect the climate of coastal areas. For example, any coastal area with a warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled. The winds are onshores. ठीक है, इसके बाद क्या करती हैं जो ओशियन करंट्स होती हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ओशियन करंट्स क्या होती हैं। ओशियन करंट्स क्या होती है, जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें क्या एक बहुत बड़ी अमाउंट समुद्र के पानी की जब क्या करती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो फ्लो करती है उसको करंट्स कहते हैं। अब मान लीजिए इस तट की बात कर लेते, भारत में कोई करंट आ गई, अगर ये करंट क्या वार्म है तो सिंपल सी बात है यहाँ का टेम्परेचर भी क्या कर देगी, वार्म कर देगी, तो इसके क्लाइमेट को भी वार्म करेगी। अगर ये कोल्ड आई तो कोल्ड कर देगी। तो इस प्रकार से क्या ओशियन करंट्स भी आपको क्या सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। फाइनली अ रिलीफ टू प्लेस a major role in the determining the climate of a place. High mountains act as a barrier for the cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are higher and lies in the path of rain-bearing winds. The leeward side of the mountain remains relatively dry. तो तीसरे जो प्रकार की टोपोग्राफी है वो भी इस प्रकार से हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती है कि जिस प्रकार से जो ऊंचा क्षेत्र होगा वो एक क्लाइमेट को क्या एक बैरियर के रूप में काम करेगा, चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड विंड की बात करें। जैसे हम भारत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भारत के हिमालय पर्वत है तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनों को ये हमारे यहाँ से आने को रोकता है। अगर ऐसा नहीं होता हिमालय पर्वत तो हमारा सर्दियों के मौसम में क्या है कि जो उत्तरी भारत होता है वो उस टेम्परेचर माइनस में चला जाता और भी ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाता। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि अगर रास्ते में कोई पर्वत आता है और वो पर्वत खासकर जो है विंड्स के कहाँ पर आता है, रेन बेयरिंग विंड्स के अंदर आता है, या फिर इसको क्या कहते हैं विंडवर्ड साइड बोला जाता है। इसको विंडवर्ड साइड कह देते हैं या आप कह सकते हैं रेन बेयरिंग विंड्स कह सकते हैं। तो अगर वो विंडवर्ड साइड आता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी, और जबकि क्या इस साइड जो ये होता है यहाँ पर इसको लीवर्ड साइड कहा जाता है, यहाँ पर रेनफॉल कम हो जाएगी। इसी वजह से इसको क्या है इसको रेन शेडो जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नॉर्मल है कि जब भी कभी भी देखना कि अगर एक ही अक्षांश के ऊपर दो प्लेस हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक ही लैटिट्यूड के ऊपर है और डिस्टेंस उसमें मान लीजिए कुछ 100 या 200 किलोमीटर का दूर है, लेकिन रेनफॉल में भी क्या बहुत बड़ी मात्रा में अंतर पाया जाता है। उसका कारण यही होता है कि यहाँ पर बारिश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि ऊपर की तरफ जो वायु उठेगी तो जलवाष्प को क्या ऊपर की तरफ लेके जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगी वो बादलों का निर्माण करेंगे और वहाँ पर बारिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि वो नीचे की तरफ आती है तो वो गर्म हो जाती है फ्रैक्शन की वजह से। और इसके अलावा क्या है यहाँ पर क्या बारिश वो पहले ही कर चुकी होती है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं। द ट्रॉपिक, सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। Almost half of the country laying south to the Tropic of Cancer belonging to the tropical areas. All the remaining areas north to the tropics lies in the subtropics. Therefore, India's climate has a characteristics of the tropical as well as the subtropical climates. ठीक है, हमारे भारत की जब भी हम बात करते हैं और हम लगातार इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जो हमारी जो है ये लैटिट्यूड है ये भारत के बिल्कुल मध्य से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये दो हिस्सा बांट देती है। जैसे जीरो से हमारा 23.5 का क्या है टोरिड जोन होता है, उसके बाद फ्रीजिड जोन आ जाता है। तो हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर दो प्रकार का क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल तो है ही है, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल पार्ट भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा एल्टीट्यूड, इंडियाज हैव ए माउंटेन इन द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6,000 मीटर्स। India also has a vast coastal areas where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayan prevent the cold winds from the Central Asia and entering the subcontinent. It is because of these mountains that the subcontinent experience comparatively milder winter as compared to the Central Asia. उसके बाद है कि हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत के अंदर आपको सभी को पता उत्तर की तरफ क्या है हिमालय पर्वत है, जिसकी जो है औसत ऊंचाई 6000 मीटर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलेगा जिसकी जो हाइट है 30 मीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी मैक्सिमम। और इसके अलावा क्या है कि हिमालय जैसे हमने ऊपर की ओर बता चुका हूँ मैं कि यह क्या करता है कोल्ड विंड जो होती है उससे क्या है इसे रोकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें और भी ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। कंपैरिजन दिया हुआ जैसे कि सेंट्रल एशिया के मुकाबले आपको यहाँ पर कम आपको वो देखने को मिलता है टेम्परेचर।
यानी कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर अब क्या है, अब सही है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे नहीं जाने पाता। और तीसरी बात हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएशन वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यदि हम बात करें जो हमारे देश की क्लाइमेट है, अगर वेदर कंडीशन की बात करें, वो 3 प्रकार की जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रभावित होता है। सबसे पहले प्रेशर है, सरफेस विंड जो दौड़ती है, उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन होता है जिसको हम जेट स्ट्रीम्स को रखते हैं, और एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज और ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर सकते हैं। और काफ़ी हद तक जैसे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं, इनको हम क्या जेट स्ट्रीम का एक पार्ट मान सकते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो भारत क्या है कि भारत के उत्तरी ओर की ओर क्या है कि ईस्टर्लीज जो विंड्स होती हैं वो दौड़ती हैं। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इनका जो उद्भव होता है कि भाई जो हमारा सब उप ध्रुवीय क्या है उष्ण कटिबंधीय हाई उच्च दाब की जो पेटी होती है वहाँ से इसका उद्भव होता है। दे बिलो साउथवर्ड गेट डिफेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव toward the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not. So, let us see why. देखिए उसके बाद क्या करती है, जब ये साउथवर्ड ब्लो करती हैं और जब ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं राइट कोरियोलिस फोर्स के कारण और मूव करती हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला विंड क्या करती है कि बहुत कम मात्रा में आपको क्या है वाटर वेपर्स आपको देखने को मिलेगा, इसलिए क्या काफ़ी कम मात्रा में आपको बारिश होती हुई देखने को मिलेगी। क्या इंडिया है शुड हैव बीन एन एरिड एरिया, क्या भारत एक शुष्क क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वाई। चलिए आगे हम इन पर्सन्स के ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम जानने का प्रयत्न करेंगे आगे की ओर, लेकिन उससे पहले आपने क्वेश्चन याद कर लें कोरियोलिस फोर्स क्या आता है। जैसे फेरल ने इसकी शुरुआत की थी, जो पृथ्वी की अपार्टमेंट फोर्स होती है, एक आभासी बल कह सकते हैं, उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या है ट्रेड विंड्स क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड की घूम जाती हैं, और जब वो क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर में जाती हैं तो अपने लेफ्ट साइड में घूम जाती है। द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर इंडिया इज़ ए यूनिक। भारत के अंदर क्या है जो प्रेशर और कंडीशन है आपको एक विशेषता दिखाई देंगी, एक जिस प्रकार से ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय। जो सर्दियों का मौसम होता है उस समय क्या हिमालय के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या है कोल्ड आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियंस टू द साउथ, ओशियन टू द साउथ। और उसके बाद क्या है कि जो हमारे यहाँ पर क्या है इस क्षेत्र से क्या लो प्रेशर से क्या है जो विंड्स चलेंगी जो ओशियंस की तरफ से, और थोड़ा सा वो साउथ की ओर चलना शुरू कर देंगे भाई। इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। यदि हम बात करते हैं गर्मियों की, तो पूरे एशिया के अंदर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत में जो है वेस्ट और उत्तर की तरफ आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। दिस कोज ए कम्प्लीट रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द समर। और क्या है कि जो विंड का डायरेक्शन था वो क्या लैंड सी की तरफ थोड़ा सा आप कह रहे हैं फ्लो कर रहा था, तो अब क्या करना शुरू कर देगा वो सी से क्या अब लैंड की तरफ हो जाएगा, यानी कि उल्टा सिस्टम आपका हो जाएगा। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडिया ओशियन इन द सदर्न ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न राइट टुवर्ड एंड लो प्रेशर्स एरियाज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। These are known as the southwest monsoon winds. These winds blow over the warm ocean, gather moistures and bring widespread rainfall over the mainland of India. उसके बाद क्या होता है जिस प्रकार से ये इक्वेटर होता है, यहाँ से हमारी जो ट्रेड विंड्स चलती हैं सो वह साउथ वेस्ट की तरफ आने की वजह से ये इस प्रकार से जब आती हैं तो ये क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, और जैसे इक्वेटर की बात की हम क्रॉस करती हैं तो ये क्या अपने राइट साइड घूम जाएंगे और हमारे यहाँ पर केरल के तट से हमारे यहाँ पर बारिश करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बारिश करती हैं उनको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है भाई, और ये पूरे के पूरे भारत में क्या करती हैं बारिश करती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लो इज अ जेट स्ट्रीम। उसके बाद जब हम ऊपरी वायुमंडलीय सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जेट स्ट्रीम का नाम आता है। बहुत बड़ी मात्रा में जेट स्ट्रीम आपको दिखाई गई है कि जो वायुमंडल के अक्षोमंडल की जो सबसे नज़दीक आपको देखने को मिलेगा, ऊपरी परत में ऊपर की तरफ क्या है आपको देखने को मिलेगी 12,000 मीटर की ऊंचाई पर या 12 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी भी, जो वेस्ट से क्या ईस्ट की तरफ दौड़ती है भी।
These jet streams are located approximately over 27 degree to 30 north latitudes. Therefore they are known as the subtropical westerly jet stream. उसके बाद ये 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में देखने को मिलेगी, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं. और इंडिया दीज hemisphere Himalayas are through the year except in summer. The western cyclonic disturbances experienced in the north and northern western part of the countries. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिमालय के आपको साउथ की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अभी. और in the summer the subtropical westerly jet streams move north to the Himalayas with the apparent movement of the sun, and easterly jet streams called the subtropical easterly jet streams blows over the peninsular India approximately over 40 degree north during the summer month. उसके बाद जिस प्रकार से हमने बात की थी कि भी एक तो ये आ रही है जेट स्ट्रीम, इसके अलावा क्या ईस्ट की तरफ से इस प्रकार से फ्लो करती है और जो पूरे के पूरे क्या पेनिनसुलर प्लेटो के ओर से क्या है वो दौड़ती है समर सीजन के अंदर. और उसके बाद आपको बताया गया था कि ये हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, हमने इस पर के बारे में बताया था कि जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से जो विंड्स होती हैं उसके बाद वो कैरी करके लेके आती हैं यहाँ तक, और सर्दियों के मौसम में आपको ये घटना देखने को मिलेगी भाई.